तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 और पार्ट 9A पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 9 और 9A ये वाला पोर्शन ही बच गया था, बाकी तो मैं सारा पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा ही लिया था। तो पार्ट 9 और पार्ट 9A क्या है, किस बारे में है और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, पार्ट 9 बेसिकली पंचायत के ऊपर है। ठीक है, पंचायती राज के ऊपर है। और 9A जो है वो आपका म्यूनिसिपालिटीज के ऊपर है। ठीक है, तो आज हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होता है, कैसे पंचायत अलग अलग बटे होते हैं, किस टाइप से होते हैं, और म्यूनिसिपालिटीज क्या होते हैं। तो चलिए पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा बेसिक्स बता के मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा कि देखिए, आपको जैसा पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ये 3 लेवल पे होता है। एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर लेवल पे होता है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एक स्टेट गवर्नमेंट करती है तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और एक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जो हमारे कलेक्टर लोग करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आम भाषा में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये 2 प्रकार का होता है। इसमें एक तो शहरी इलाका आता है जिसको अर्बन एरिया कहते हैं, और एक ग्रामीण इलाका आता है जिसको रूरल एरिया कहते हैं, है ना। अर्बन एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको म्यूनिसिपालिटीज कहते हैं। ठीक है, जो शहरों में होता है, मतलब शहर नहीं बोल सकते, अर्बन इलाका, उसको म्यूनिसिपालिटीज कहते हैं, हिंदी में नगरीय निकाय कहते हैं। ठीक है, और रूरल एरिया है, रूरल एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको पंचायती राज कहते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज अपन बांध देते हैं। तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का इतना एरिया है जिसको आपको समझना है। बेसिकली ये पंचायती राज, ये वाला जो पार्ट है ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है, मतलब स्टेट इसको हैंडल करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या पंचायती राज आज बना या कब बना। पहले पंचायती राज के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पंचायती राज बेसिकली बहुत पुराना है, बहुत पुराना इन द सेंस कि जो सबसे पहली कमिटी बनाई गई थी वो बेसिकली पंचायती राज पे नहीं बनी थी, वो किसी और चीज पे बनी थी, लेकिन वो पंचायती राज पे बहुत अच्छा सजेशन दी थी और इसीलिए उसको सबसे पहली कमिटी मानी जाती है। और वो कमिटी है बलवंत राय कमेटी। ठीक है, बलवंत राय जो मेहता थे, बलवंत राय कमेटी, उनके नाम से इस कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है, बलवंत राय कमेटी। बेसिकली देखिए, ये जनवरी 1957, ठीक है, जनवरी 1957 में इस कमेटी का गठन हुआ था। ठीक, और इन्होंने जो रिपोर्ट दिया था वो कुछ महीने बाद, लगभग नवंबर 1957 पे अपना रिपोर्ट दे दिया था। हालांकि ये जो कमेटी है, ये गठन किसी और वजह से हुआ था, कुछ और चीज को रिव्यू करना था इसको, लेकिन ये पहली ऐसी कमेटी थी जो सजेस्ट की थी कि हमारे देश में पंचायती राज, पीआर लिख देता हूं, पंचायती राज को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारे देश में होना चाहिए। इस बात का पहला सजेशन बलवंत राय कमेटी ने ही दिया था। ठीक है, अब ये इन्होंने बेसिकली जब इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया, इन्होंने सजेशन दिया, तो इन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने बोला कि हमारे देश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, और ये कैसा होगा, तो ये इन्होंने बताया कि ये 3 टीयर का होगा, 3 टीयर्स पे होगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलेगा, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलेगा। ठीक है, फिर ब्लॉक लेवल पे जब आपका जैसे 3 टीयर है, तो 3 टीयर को कैसे बांटे थे वो, एक तो डिस्ट्रिक्ट कर दिए थे, डिस्ट्रिक्ट के नीचे ब्लॉक्स कर दिए थे, मतलब ब्लॉक में, और उसके नीचे वो ग्राम कर दिए थे। तो 3 टीयर में पंचायती राज को ऐसा बांटा गया था कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप 3 टीयर में कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम। डिस्ट्रिक्ट के लिए आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन कर दीजिए, ब्लॉक के लिए आप पंचायत कमेटी का गठन कर दीजिए। ठीक है, और आपका ग्राम के लिए आप ग्राम पंचायत का गठन कर दीजिए। ये उनका रिकमेंडेशन था। ठीक है, बलवंत राय मेहता साहब का ये रिकमेंडेशन था। और पंचायत बेसिकली ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका जैसे इन्होंने, अब ये कमेटी है, इसका काम तो सजेशन देना है, ये सजेशन दी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद आया ये आइडिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको तत्कालिक प्रभाव से 2 नवंबर 1959 से इसको लागू कर दिया। 2 नवंबर 1959 में ये सबसे पहले लागू हुआ राजस्थान में। मतलब अभी देखो 1957 के पहले तो हमारे देश में पंचायत वाला सिस्टम ही नहीं था। फिर बलवंत राय मेहता साहब ने ये एक कमिटी लाके सजेशन दिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू साहब को ये पसंद आया और उन्होंने 2 नवंबर बोल रहा हूँ, 2 अक्टूबर है ना, गांधी जी का जयंती पे 2 अक्टूबर 1959 पे इन्होंने तुरंत जो सबसे पहला जो गांव था जिसमें पंचायती राज लेके आया गया, वो राजस्थान में लाया गया था। राजस्थान के एक गांव है जिसका नाम है नागौर। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहला गांव कौन सा था जहां पंचायती राज आया था, तो वो नागौर गांव था। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो आंध्र प्रदेश में हुआ, नेल्लोर में। तो ये यहाँ पे ऐसा हुआ, और इनका सजेशन ये भी था कि ये बाइंडेड नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी को अप्लाई करना ही है, क्योंकि नया नया सिस्टम आया था। तो ऐसा था कि जिसको लगाना है लगा लो, अच्छा चीज है लगा लो, ऐसा टाइप का था। तो ये बाइंडेड नहीं था, तो कुछ राज्य लगाए थे, कुछ राज्य इसको नहीं लगाए थे। ठीक है, ओके। इसके बाद भी लेकिन ये बहुत कम जगह पे अप्लाई हुआ। ठीक है, आप जैसे बहुत कम जगह पे, और उतना चल रहा था। ठीक है, फिर इनके बेटे आए, बलवंत राय मेहता साहब के बेटे अशोक राय मेहता, उन्होंने उनकी भी कमेटी फॉर्म हुई थी लगभग 20 साल बाद 1977 में, और उनका भी रिपोर्ट आया। और लेकिन उनका कहना था उनके बेटे का कि 2 टियर में होना चाहिए ये सिस्टम को, और इलेक्शंस होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पे ऐसा इलेक्शन होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे उन्होंने सजेशन दिए थे कि SC ST के लिए रिजर्वेशंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे इनके बेटे ने लाया था। लेकिन फिर उस समय भी जब अशोक राय मेहता साहब का 1977 में अशोक राय मेहता साहब का जब कमिटी का सजेशन आया था, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस समय की जो सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार, वो खुद सरकार गिर गई, तो वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। फिर बहुत सारे कमिटियां आई, जैसे दांत वाला कमिटी, हनुमंत राव कमिटी, GV के राव कमिटी, बहुत सारे कमिटी आई, और हर अपना अपना राय देते गई। सिंघवी कमिटी, थुंगन कमिटी, ये सब बहुत सारे कमिटी थे। लगभग 1988 तक ये जो चल रहा है आपका 1957 से जो चल रहा है, वो 1988 तक ये कुछ कुछ कमिटी बीच बीच में आते गई और अपना सजेशन देते गई कि पंचायती राज को ऐसा करो, वैसा करो, फलाना करो, ढिकाना करो, जो भी। लेकिन फाइनली जो कमिटी आया था वो था, मतलब 1986 में एक कमिटी था जिसका नाम था सिंघवी कमिटी। इन्होंने प्रॉपर उसका वो दिया, पंचायती राज को कैसे पुनर्जीवन जीवित करना है और बहुत अच्छा बनाना है, बहुत अच्छा दिया। इन्होंने ग्राम सभा का भी कॉन्सेप्ट दिया, बहुत अच्छा, जुडिशियल पंचायत वगैरह वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए। उसके बाद 1988 में लास्ट बार एक कमिटी बनी थी जिसका नाम था थुंगन कमिटी। उन्होंने उस कमिटी को सिर्फ इसलिए बैठाया गया था कि इसको रिव्यू कर सके कि ये कमिटी सही बोली कि नहीं, और थुंगन कमिटी ने हामी भर दिया कि ये कमिटी ने बहुत सही बोला है और इसको अब तत्कालिक प्रभाव से पंचायती राज को लाना चाहिए। तब जाके उस समय 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार थी। राजीव गांधी जी ने सबसे पहला एफर्ट लगाया कॉन्स्टिट्यूशनल। अभी तक पंचायती राज हवा हवाई में चल रहा था, बस चल रहा था, उसको संविधान में नहीं आया था। संविधान में राजीव गांधी जी ने लाने की कोशिश की 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। ठीक है, ये 1989 में 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया। ठीक है, ये लोकसभा में पास हो गया। ठीक है, लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, बिल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल है, ये बिल का बिल रह गया, एक्ट नहीं बन पाया और ये आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, इसके बाद 1989 पे ही फिर दोबारा एफर्ट लगाया गया VP सिंह जी के द्वारा। उस समय VP सिंह जी बने थे, फिर VP सिंह जी के द्वारा लाया गया, और फिर उन्होंने एक बिल लाया 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है 1989 वाला, इसको इन्होंने फिर लाया। लेकिन इत्तेफाक से उस समय फिर इनकी सरकार गिर गई VP सिंह जी की, तो फिर ये बिल ना आ पाया। उसके बाद 1992 में फाइनली PV नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। ठीक है, PV नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, और इन्होंने फिर फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया 1992।
और ये बिल बिल्कुल लोकसभा में पास हुआ, ठीक है, तुरंत 22 दिसंबर को लोकसभा में आया तो लोकसभा में पास हो गया, फिर 23 दिसंबर को राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में पास हो गया, ठीक है। और उसके बाद 20 अप्रैल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एग्री कर गए। तो फाइनली जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया 1992। तो इसलिए आपको कभी भी पंचायती राज के बारे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, पंचायती राज के बारे में अगर कोई पूछा जाता है तो ये जरूर पूछा जाता है कि ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट या बिल के तहत लाया गया था। तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा लाया गया था, ठीक है। आपको बता दूं कि जैसे फाइनली जब 24 अप्रैल को इसको लाया गया, अप्लाई किया गया, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को तो राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया था, फिर गैजेट वगैरह में आया तो 24 अप्रैल को ये अप्लाई कर दिया गया। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है इसी के अपेक्ष। तो फिर ठीक है, आपको जैसा मैंने आपको हल्का फुल्का बताया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, तो आपको मैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देता हूँ कि ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 है क्या, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इस बिल में क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, पहला तो इस बिल एक्ट में ये था कि ये मैंडेटरी होगा, मतलब अब ये संविधान में आ चुका है तो अब हर राज्य को, हर जिले को अपना पंचायती राज इस्टेब्लिश करना ही होगा, ये मैंडेटरी ही होगा, ठीक है। हर स्टेट को इम्प्लीमेंट करना, कोई भी स्टेट बच नहीं सकता, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंतर में सबको इम्प्लीमेंट करना है। और इसलिए मतलब जो सबसे पहला जो राज्य इसको इम्प्लीमेंट किया था वो था मध्य प्रदेश। सबसे पहला जो पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को आने के बाद जो सबसे पहला इम्प्लीमेंट हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, और वो सतना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। सतना जो वहां जिला है वहां पे ये लगाया आया गया था, ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये पूरा देश में इम्प्लीमेंट होना था, मैंडेटरी था, लेकिन कुछ जगह पे नहीं हो पा रहा था कुछ कारणवश, जैसे जम्मू कश्मीर पे, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय वगैरह, मणिपुर, ये सब एरिया में कुछ कुछ दिक्कतों की वजह से दिक्कत हो रहा था, तो वहां पे नहीं आ पा रहा था। इवन जो शेड्यूल 5 में कुछ स्टेट्स लिखे हुए हैं वहां पे भी ये नहीं आ पाया था, ठीक है। वहां पे कुछ नोटिफाइड एरिया टाइप का कॉन्सेप्ट था, तो लेकिन ऑलमोस्ट जगह पे ये अप्लाई हुआ था, ठीक है। दूसरा इसमें प्रावधान ये भी था कि ये चैलेंजेबल होगा कोर्ट के समक्ष, ठीक है। ये अगर इसमें कोई प्रावधान आपको ऐसा लगता है कि गलत है तो आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ओके, तो देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये भी था कि 3 टीयर का पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, 3 टीयर का। इसमें 3 टीयर में क्या क्या बताया गया था? सबसे पहला होगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होगा जो टॉप लेवल पे होगा। उसके बाद उसके नीचे पे होगा तो वो ब्लॉक पंचायत होगा, जैसा बलवंत राय मेहता साहब ने कहा था, है ना। और तीसरा जो होगा वो ग्राम पंचायत होगा। तो आपका 3 टीयर में होगा, ये पूरे देश भर के लिए है ऐसा लागू। 3 टीयर में डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत, ये तीनों 3 टीयर में होगा, ठीक है। इसके मेंबर्स जो होंगे इसके अंदर में, अब डिस्ट्रिक्ट पंचायत में मेंबर होंगे, कोई इसके सदस्य होंगे, ठीक है। तो इनके जो मेंबर्स होंगे उसको इलेक्ट किया जाएगा, मतलब उसका इलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसके जो मेंबर्स होंगे उसका इलेक्शन होगा, इलेक्टेड, और वो भी डायरेक्टली ना, मतलब जनता उनको डायरेक्टली चुन के भेजेगी, ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली चुनेगी, डायरेक्टली उनको चुनेगी, ठीक है, मेंबर्स। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक पंचायत में थोड़ा सा कुछ मेंबर्स होते हैं जिसको इनडायरेक्टली चुना जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत में सब कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, मतलब सरपंच हो गया डायरेक्ट चुनाव होता है, पंच का डायरेक्ट चुनाव होता है, ठीक है। तो ये होता है। इसमें ये भी प्रावधान था कि इसमें रिजर्वेशन भी रहेगा, रिजर्वेशन का प्रावधान इसमें था, जैसे कि SC ST को अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। SC ST को अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिजर्वेशन मिलेगा। वुमेन को भी रिजर्वेशन मिलेंगे, ठीक है, वुमेन को रिजर्वेशन मिलेंगे। और इसमें लिखा हुआ था कि जितने भी सदस्य होंगे उसमें 1/3 वुमेन होने ही चाहिए। और इसी को जब छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट किया गया तो छत्तीसगढ़ में ये बोल दिया गया कि छत्तीसगढ़ में सदस्य में आधी जो जनसंख्या, आधी सदस्य महिला ही होगी। तो छत्तीसगढ़ के लिए ये अलग से लागू होता है कि छत्तीसगढ़ में फिक्स्ड है, हाफ 50% महिला होनी चाहिए, और पूरे देश के लिए ऐसा है कि 1/3 वुमेन के लिए होगा, ठीक है।
ओबीसी के लिए ऐसा था कि कोई मैंडेटरी नहीं है कि रिजर्वेशन देना, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से आप देख सकता है राज्य अपना, ठीक है। इसमें यह भी प्रावधान था कि आपका जो पंचायत का चुनाव होगा वगैरह, ये 5 साल के लिए टेन्योर के लिए होगा, 5 इयर्स के लिए होगा, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी ये बताया गया कि 21 साल कम से कम मिनिमम एज तो होना ही चाहिए, 21 साल के ऊपर ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ मैंडेटरी नहीं भी था, जैसे कि स्टेट और जो राज्य है और पंचायत के बीच में जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि गांव गांव में क्या होगा कि टैक्स कौन वसूलेगा, ग्राम पंचायत है ना। अभी वो टैक्स वसूलने के बाद वो स्टेट को दे देगा, स्टेट कितना पंचायत को देता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हर स्टेट का अपना अपना हो सकता है, इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया हुआ था, ठीक है। और लोन वोन वगैरह का भी प्रावधान था कि स्टेट गवर्नमेंट या कोई और पंचायत को लोन दे सकते हैं, ठीक है। एक इन लोगों का चुनाव कौन कराएगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा। मैंने आप लोगों को अभी पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाया था। ये यहाँ पे इस एक्ट में ये बताया गया है कि हर राज्य में अपना एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, जो ये सारे जो चुनाव है, पंचायत के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, ये सब स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, ना कि सेंट्रल कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन है ना, वो नहीं कराएगा। इसमें यह भी प्रावधान था कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी गठन होगा। जो फाइनेंस कमीशन वो होता है जो ये डिसाइड करता है कि जो टैक्स आते हैं उसका कितना प्रतिशत राज्य रखेगा और कितना प्रतिशत पंचायत को दिया जाएगा, तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन वाले डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये जो बिल था, ये जो एक्ट था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये इसको संविधान में शामिल किया गया और संविधान में पार्ट 9 ऐड किया गया, ठीक है। पार्ट 9 नया पार्ट ऐड किया गया, इसका नाम रखा गया पंचायत, ठीक है, इसका नाम पंचायत रखा गया। और इसमें टोटल आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 243 से स्टार्ट होता है और 243A, 243B, 243C ऐसा करते करते 243O तक ये चलता है, ठीक है। तो यह है अभी इसमें इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक और वो आया था हमारे, जब शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहले 8 शेड्यूल थे, फिर 2 और बढ़े, उसके तो 10 हो गए थे। ये शेड्यूल नंबर 11वां जोड़ दिया, ठीक है। शेड्यूल 11वां भी पंचायत से रिलेटेड है और 11वें शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं जो पंचायत को अधिकार है कि ये पर्टिकुलर ये टैक्स वसूल सकता है, वो कर सकता है, वो सब उस 29 सब्जेक्ट में लिखे हुए हैं जो पंचायत के अधिकार हैं। तो टोटल आपको ये जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 की कहानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। तो अब आपको जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बारे में बता ही दिया हूं और आपको मैं बता दिया हूं कि ये जो एक्ट है वो पार्ट 9 के रूप में हमारे संविधान में मौजूद है, तो अब हम लोग पार्ट 9 को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको पार्ट 9 के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। पार्ट 9 जो है ये आर्टिकल नंबर 243 से 243O तक चलता है, ठीक, और इसका नाम है पंचायत। अब देखिए, वैसे तो आपको बहुत सारे ये जितने भी आर्टिकल है 243A, 243B ऐसे चलता जाएगा, तो सबको आप याद करेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। हालांकि कोई जो प्रॉपर सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी करता है तो उसको तो सब याद रखना होता है, तो लेकिन आपको मैं नहीं बताऊंगा, आपको मैं कुछ कुछ प्रावधान बस बताऊंगा जो जरूरी हैं, काम के हैं। सबसे पहला मैं ये बता देता हूँ कि 243A, ठीक है, 243A आर्टिकल नंबर 243A, ये सबसे पहला आर्टिकल है और ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे देश में जैसे पंचायत होगा तो पंचायत में आपका ग्राम सभा भी होगा, ठीक है, ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। अब ये ग्राम सभा ग्राम पंचायत से अलग होता है, ठीक है। ग्राम सभा, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा बेसिकली एक सभा है, एक मीटिंग है। मीटिंग किसके मीटिंग? जो एक ग्राम है, मान लीजिए एक गांव है। देखिए, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में बिठाइए। ग्राम का मतलब होता है गांव। गांव कितने हैं हमारे देश, हमारे छत्तीसगढ़ में? मान लीजिए 20,000 गांव हैं, लेकिन ग्राम पंचायत हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हैं? तो सिर्फ 10,000 हैं। आप समझ रहे हैं कि कुछ गांव को मिला मिला के भी एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर किसी गांव की बहुत कम है
ठीक है, तो क्या किया जाता है कि दो तीन गांव को मिला के एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। तो ग्राम का मतलब गांव होता है, ग्राम पंचायत दो तीन गांव को मिला के भी बन सकता है, और ग्राम सभा जो होता है वो उस पर्टिकुलर गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर का मीटिंग होता है। ये समझ में आया क्या? गांव में बहुत सारे क्या, गांव में जितने लोग होंगे उतने लोग अब सब बड़े कुछ बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ वो जो 18 साल से ऊपर है, मतलब जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उस गांव के लोग, उन लोग जब एक सभा करेंगे, मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग को ग्राम सभा कहते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 243A में स्पष्ट बताया गया है कि ग्राम सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है, और देखिए ये ग्राम सभा बैठाने का, जैसे कोई भी गांव में ग्राम सभा बैठेगा या नहीं बैठेगा, मतलब ग्राम सभा स्टैब्लिश करने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। ग्राम सभा को गठित करने का अधिकार आपके राज्य के विधान सभा में मौजूद है। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास इसका अधिकार होता है कि ग्राम सभा है कि नहीं है, होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, जो भी, तो ठीक है, अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर के पास दिया हुआ है। अब ये जो ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा कैसा होगा बेसिकली? ठीक है, ग्राम सभा तो छोड़िए, ग्राम सभा तो आपको समझ में आ गया, मीटिंग है, बस मीटिंग है। मीटिंग में अभी मैं आगे बताऊंगा ग्राम सभा में क्या क्या मीटिंग होती है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखें, ग्राम सभा रजिस्टर्ड वोटर लोगों का एक सभा होती है, और स्टेट लेजिस्लेटर डिसाइड करता है कि ग्राम सभा होनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो अब ये जो आप आर्टिकल नंबर 243A में देखें ये चीज, ठीक है, ये 243B में ये बताया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर इसको डिसाइड करता है। ठीक है, 243C में ये बताया गया है कि ये जो पंचायत होगा हमारे उसमें संविधान में लिखा है, जो पंचायत वो कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल 3 टीयर का स्ट्रक्चर होगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम, ये 3 टीयर का होगा। पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, ठीक है, 20 लाख से अगर पॉपुलेशन कम है तो 2 टीयर भी चल सकता है। मतलब अभी आप देखिए हमारे कई जिलों में 20 लाख से कम पॉपुलेशन है, तो मतलब उस जिलों में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 टीयर भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कर सकते हैं, और उसके बाद सीधा ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जो ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो 20 लाख से कम पॉपुलेशन है वो ये कर ले, अदरवाइज आपका 3 टीयर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ये पूरे इंडिया के लिए मैं अभी बता रहा हूँ ना, अभी पूरे इंडिया के लिए अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि संविधान तो पूरे इंडिया में लागू है, तो पूरे इंडिया की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से SC ST को मिलता है, वुमेन को 1/3 मिलता है, छत्तीसगढ़ में आधा है, वगैरह वगैरह, आप सब जान ही गए होंगे। इलेक्शन 5 साल के लिए होता है, मतलब टेन्योर इनका 5 इयर्स होता है। लेकिन अगर बाई चांस कोई पंचायत डिसॉल्व हो गया, ठीक है, 5 साल के पहले ही बीच में डिसॉल्व हो गया, और अगर मान लीजिए 4.5 साल में डिसॉल्व हुआ, ठीक है, मतलब जो बचा हुआ टाइम है 5 साल में वो सिर्फ 6 महीने से कम है, मान लीजिए, ठीक है, अगर 6 महीने से कम है तब तो आप क्या करते हैं, नए पंचायत का वेट करते हैं कि भाई 6 महीने के अंतराल में नया पंचायत फिर गठित होगा और नया पंचायत अपन बिठाएंगे। और अगर बाई चांस मान लीजिए 2.5 साल में ही आपका पंचायत डिसॉल्व हो जाता है, तो फिर अब क्या करें, 2.5 साल के लिए वेट थोड़ी करेंगे, तो फिर नया इलेक्शन होगा और नए पंचायत का गठन किया जाएगा। ठीक है, ऐसा इसमें सिस्टम होता है। बेसिकली 21 साल तो इसका मिनिमम एज होता है, 21 ईयर्स इसका मिनिमम एज है जो इसमें खड़े होने का। ठीक है, इसकी जो पावर्स होते हैं, वो पावर्स, आपकी जो पंचायत की जो पावर्स होती हैं वो पूरा उल्लेखित है 29 सब्जेक्ट्स में, जो कि आपका 11th शेड्यूल में बताया गया है। 11th शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो उसमें सारे पावर्स के बारे में बताया गया है, आपके पंचायत के सारे पावर्स के बारे में। ठीक है, इनके पास पावर है पंचायत के पास कि ये टैक्स ले सकें, ये बात को आप याद रखिएगा कि इनके पास पावर है कि ये टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, जो लेकिन वही टैक्स लेंगे, ऐसा नहीं है कि सारा टैक्स वही सब वसूल रहे हैं, वही टैक्स लेंगे जो उनको स्टेट बोलेगा लेने के लिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो बोलती है टैक्स लेने के लिए वही पंचायत टैक्स लेगा, अदरवाइज उसके पास कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में भी बताया मैं आपको कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करती है कि ये चुनाव कराती रहती है, चुनाव कराती है, 6 प्रकार का चुनाव कराती है स्टेट। जो स्टेट का अपना इलेक्शन कमीशन होता है वो 6 टाइप का चुनाव कराई जाती है। ठीक है,
6 टाइप का कौन सा, एक तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत को कराएगी, ठीक है, फिर आपका ब्लॉक पंचायत जिसको जनपद पंचायत भी कहते हैं उसको कराएगी, और फिर ग्राम पंचायत कराएगी। ये 3 चुनाव तो वो कराती है। उसके बाद वो नगर निगम का भी चुनाव कराती है, वो आपका नगर पालिका का भी चुनाव कराती है, और आपका नगर पंचायत का भी चुनाव कराती है। तो ये सब क्या क्या होते हैं इसके मैं आपको थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा हूँ, लेकिन ये 6 प्रकार का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन वाले कराते हैं। सेंट्रल इलेक्शन क्या कराती है, वो एमएलए का चुनाव कराती है, एमपी का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, ये सब जो चुनाव है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ये सब चुनाव कराती है, ठीक है। इलेक्टोरल सिंबल वगैरह देना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या रखना, वो सब इन्हीं के हाथ में होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में, ठीक है। ठीक, तो बेसिकली ये है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं और हम देखते हैं कि थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के अंदर घुसते हैं, क्योंकि देखिए आपको जैसा मालूम है ये जो पार्ट 9 है, पार्ट 9 में यही सब चीज लिखी हुई है कि क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या क्या कराएगी वगैरह वगैरह। लेकिन अब आप जो जानते हैं भारत देश में बहुत राज्य हैं, हर राज्य का अपना पंचायत सिस्टम को फॉलो करती होगी वो, तो हम पूरे हर राज्य का पंचायत को तो नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम अपने छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ तो नॉलेज होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में कैसा पंचायत है। तो मैं आपको थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के पंचायती राज के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देता हूँ, पंचायती राज, ठीक है, इन छत्तीसगढ़। आपका कम से कम एक स्टेट को तो हम लोग पढ़ लें। तो चलिए हम पंचायती राज इन छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में किस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। देखिए आपको जैसा याद होगा कि मैंने अभी बताया था कि सबसे पहला जो राज्य था जो इस पंचायत सिस्टम को लागू किया था, इम्प्लीमेंट किया था, वो था मध्य प्रदेश। और हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो भी मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने क्या किया, तुरंत जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को आया, उसने इम्प्लीमेंट फट से अपने आप में कर दिया, ठीक है। तो और उसका नाम दे दिया मध्य प्रदेश पंचायती राज, मध्य प्रदेश पंचायती राज 1993, ठीक है। जस्ट अगले साल उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज 1993 में 1993 ये बनाया गया, और इसको तुरंत उसके लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया गया, ठीक है। और तुरंत इसको गवर्नर साइन किया, और तुरंत इसको गैजेट में पब्लिश कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज 1993 से बिल्कुल लागू है। आपको पता होगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 1 नवंबर 2000 को आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। तो 1 नवंबर से पहले कौन सा डेट आता है, 30 अक्टूबर, ठीक है। 30 अक्टूबर 2000, 30 अक्टूबर 2000 तक जो भी प्रावधान मध्य प्रदेश पंचायती राज 1993 में थे, उसको एज इट इज हम लोग अपने में ले आए, क्योंकि वो बहुत अच्छा कानून था, और हम लोग छत्तीसगढ़ तो उनका पार्ट था, तो हम भी उसमें इन्वॉल्व थे उस कानून को बनाने में वगैरह सब में। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज को एज इट इज हमारे छत्तीसगढ़ में ले लिया गया, और जिसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़ पंचायती राज, और जो कि ये 1993 में ही आया था, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 ही है, पंचायती राज एक्ट 1993। तो आपको कभी ऐसे पढ़ने को मिलेगा कोई कानून, तो आपको ये मत लगे कि छत्तीसगढ़ तो भाई 2000 में बना है, तो 1993 क्यों लिखा है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश पंचायती राज से लिया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ पंचायती राज में टोटल मतलब इस कानून में, छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993 वाले कानून में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत शेड्यूल्स हैं, बहुत सारे हैं। उसमें से हम लोगों को कुछ कुछ चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, उस चीजों को मैं आपको बताते जाता हूँ। देखो सबसे पहला तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज में भी ग्राम सभा के बारे में डिटेल में बताया गया है, क्योंकि आपके संविधान में ग्राम सभा होना चाहिए लिखा हुआ था। अब हर राज्य अपना ग्राम सभा अपने हिसाब से डिजाइन करेगा, तो हमारा जो ग्राम सभा है वो कैसा है उसके बारे में चलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं ग्राम सभा क्या होता है। देखिए छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा दो अलग अलग जगहों पे होता है, मतलब दो टाइप के जगहों पे ग्राम सभा होता है। एक जो होता है वो नॉर्मल एरिया में होता है, एक जो होता है वो सामान्य इलाकों में होता है ग्राम सभा, और एक जो ग्राम सभा होता है वो शेड्यूल्ड एरिया में होता है, शेड्यूल्ड एरिया।
ठीक है। तो दो टाइप के जगह होते हैं जहाँ पे ग्राम सभा किया जाता है, एक नॉर्मल एरिया, एक शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है। नॉर्मल एरिया देखिए, नॉर्मल एरिया किसको बोलते हैं? नॉर्मल एरिया बेसिकली कोई भी गांव को बोला जा सकता है, या ग्रुप ऑफ दो तीन गांव को, ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस पे कोई भी गांव आप डिसाइड होता है, वहां पे ग्रामीण लोग, जो मतलब जो गांव के लोग होते हैं, वो सभा करते हैं, उसको ग्राम सभा बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा बात है। शेड्यूल्ड एरिया में क्या होता है कि ये भी कोई गांव ही होता है बेसिकली, ठीक है, या फिर दो से अधिक गांव को भी शेड्यूल्ड एरिया बोल सकते हैं। लेकिन वहां पे बेसिकली कोई एरिया को शेड्यूल्ड एरिया तब बोला जाता है जब उसमें कोई कल्चर स्पेसिफिक हो। अगर वहां पे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कल्चर के लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है, भले वो किसी स्ट्रीट में रहें, मतलब अगर वो किसी गली में भी रह रहे हैं, उस एरिया को भी शेड्यूल्ड एरिया माना जा सकता है। अगर वो किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, कोई एक कॉलोनी ऐसा है जो बिल्कुल अलग कल्चर से है, तो उसको एक शेड्यूल्ड एरिया माना जा सकता है। ठीक है। एक घर को भी आप, या दो, एक से अधिक घरों को भी आप, रेसिडेंस को भी एक शेड्यूल्ड एरिया माना जा सकता है। ठीक है। ये बिल्कुल कल्चर पे डिपेंडेंट है। तो गांव जो ग्राम सभा होता है वो कहीं पे भी नॉर्मल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, दोनों जगह पे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। देखिए, इसमें होता क्या है, ग्राम सभा के बारे में आपको मैं हल्का फुल्का जानकारी देता हूँ। ग्राम सभा में क्या होता है, गांव के लोग, जो उस गांव के लोग हैं, वो सभा करते हैं। तो कितने बार सभा होती है? बेसिकली उन लोग कभी ना कभी तो बैठते होंगे, और तो उन लोगों की जो बैठक होती है, जब कभी नॉर्मल बैठक करते हैं, नॉर्मल मीटिंग करते हैं, नॉर्मल मीटिंग, ये ऐसा बोला गया है हमारे पंचायती राज एक्ट में कि टोटल कम से कम हर 3 महीने में एक बार तो ग्राम सभा होनी ही चाहिए। भाई गांव के लोग मिलेंगे, कुछ मुद्दों पे डिस्कस करेंगे, अच्छा होगा, कोई समाधान निकलेगा। तो ऐसा बोला गया है कि कम से कम 1 in 3 month, कम से कम 3 महीने में एक बार तो हो जाए। तो एक साल में कितने बार होगा? तो 4 बार तो कम से कम हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा बोला गया है कि भाई ये तो एटलीस्ट है कि 4 बार तो मिनिमम से मिनिमम कर लो। लेकिन टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 6 मीटिंग होती है, नॉर्मल मीटिंग ग्राम सभा की। आपको बता देता हूँ कब कब। लगभग एक 23 जनवरी को होती है, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे। ठीक है। एक 14 अप्रैल होती है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे, 14 अप्रैल को। ठीक है। उसके बाद एक होती है 20 अगस्त को, राजीव गांधी जी की जयंती पे। एक होती है 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जी की जयंती पे। और एक जून में किसी भी डेट पे, जून में किसी भी डेट पे कर किया जा सकता है, और एक नवंबर में किसी भी डेट में किया जा सकता है। तो ये टोटल ऐसा मीटिंग का प्रावधान है कि ग्राम सभा वाले लोग बैठ के मीटिंग मीटिंग करेंगे, बढ़िया। ठीक है। और कभी कभी अगर कुछ डिमांड आया कि भैया कुछ स्पेशल पर्पस है, तो स्पेशल मीटिंग भी किया जा सकता है, कि अगर कोई डिमांड है गांव वालों का, तो अगर 1/3 गांव वाले बोलते हैं कि भैया मीटिंग करना है, तो स्पेशल मीटिंग किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब भी डिमांड आता है उसके 30 दिन के अंदर में मीटिंग हो जाता है। ठीक है। उसमें। और तीसरा टाइप का मीटिंग इनका ईयरली भी होता है, कि एक बार इन लोग साल में भी एक बार बैठते हैं। ठीक है। इन लोग एक बार साल में बैठते हैं, और साल में बैठ के पूरा डिसाइड करते हैं कि भैया हमारे, जैसे देखिए, मोदी जी क्या करते हैं, भाषण दे देते हैं कि अब हम लोग ये योजना लेके आ रहे हैं। अब वो उधर सेंट्रल लेवल पे दिल्ली में बोलने से थोड़ी हो जाएगा। बात क्या होती है कि जब सेंट्रल लेवल पे जब वो कोई गवर्नमेंट बोलती है, तो फिर वो जो स्कीम है, जो योजना है, वो जाती है स्टेट के पास। ठीक है। कोई स्टेट उसको मानता है, कोई स्टेट उसको नहीं मानता है। ठीक है। जो स्टेट मानता है, चलो वहां तक उसका फंड आता है। अब वो स्टेट क्या करता है, वो स्टेट बेसिकली, अब स्टेट तो डायरेक्ट करेगा नहीं, वो क्या करता है, नीचे लेवल पे लेके जाता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जनपद पंचायत, फिर ग्राम पंचायत। फिर ग्राम पंचायत के पास जब आता है, तो ग्राम पंचायत भी ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे। मतलब अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो कौन कौन उसमें उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये डिसाइड करता है ग्राम सभा। ग्राम सभा बेसिकली ऐसे ही मीटिंग करके बुलाया जाता है, और डिसाइड किया जाता है कि बेसिकली कौन क्या होगा, मतलब उनके क्या बोलते हैं, बीपीएल कार्ड वगैरह, जो भी उनका एलिजिबिलिटी होता है, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो ग्राम सभा बेसिकली ये डिसाइड करती है
कि कौन सा योजना हमारे गांव में चलाना चाहिए, कौन सा नहीं चलाना चाहिए, किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये सब आपका ग्राम सभा डिसाइड करता है, ठीक है। मीटिंग सरपंच ही बुलाता है, ग्राम पंचायत का सरपंच बुलाता है, ठीक है। लेकिन ये सब, ये जो डिसाइड है वगैरह वगैरह, ये सब इन लोग करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर देखिए कभी मीटिंग के लिए बुलाया गया तो सरपंच वगैरह बुलाते हैं, पूरा जो कोरम होता है, कोरम का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई मीटिंग है, मीटिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक मान लीजिए 1/10 लोग नहीं आ जाते। मतलब अगर 100 लोगों की लोग हैं टोटल, तो जब तक 10 लोग नहीं आ जाते तब तक मीटिंग करने का कोई फायदा ही नहीं। तो कोरम का मतलब होता है मिनिमम लोग जिससे मीटिंग स्टार्ट हो सके। तो काम सरपंच लोगों का होता है कि सरपंच लोग मीटिंग बुलाते हैं। अगर क्या बोलते हैं, कोरम पूरा नहीं हुआ बाई चांस, वैसे 1/10 होता है कोरम ग्राम सभा कराने के लिए, अगर कोरम पूरा नहीं होता तो क्या बोलते हैं, पंच और सरपंच को फिर मौका दिया जाता है कि भैया आप फिर एक बार ले लो, टाइम ले लो और फिर लोगों को बुला लो, ग्राम सभा कराना है। वो फिर मान लो मौका लेते हैं और फिर वो बुलाते हैं। फिर अगर नहीं आते, अगर कोई ग्राम सभा करने 1/10 लोग भी नहीं आते, 2 बार हो गया, गड़बड़ है मामला, फिर अगर उसके बाद भी अगर हम लोग कॉन्सिक्यूटिव 3 बार, अगर कॉन्सिक्यूटिव 3 बार मीटिंग बुलाया गया और अगर कोरम कंप्लीट नहीं होता है, तो ये मान के चलिए कि आपका नोटिस इशू हो जाता है सरपंच को और आपके अगर सरपंच नहीं है तो पंच को, ये इन दोनों को नोटिस जारी हो जाता है कि भैया आप इतने एलिजिबल नहीं हो कि आप अपने गांव के लोगों को मीटिंग सभा में बुला सकते हो। ये 3 मीटिंग के बाद अगर और आगे के 2 मीटिंग में भी अगर गांव के लोग नहीं आते हैं ग्राम सभा में, तो इन लोगों को रिकॉल करके बुला दिया जाता है। मतलब इनका जो सरपंच का पद है और पंच का पद है, ये इनसे छीन लिया जाता है, ठीक है। तो आप कभी भी देखे होंगे, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में इतना पढ़े हैं, सेंट्रल स्टेट वगैरह, कभी भी रिकॉल प्रोसेस को आप कभी नहीं देखे हैं आज तक। रिकॉल प्रोसेस आपका पंचायत वगैरह में लागू होता है जब कोई चुना हुआ बंदा, ये सब इलेक्शन में जीते हुए बंदे हैं, ये अगर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो इनको वापस लिया जा सकता है, इनका पद छीना जा सकता है। इस प्रोसेस को रिकॉल प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, आपको जब अगर ये समझ में आया होगा, मतलब आपको ग्राम सभा के बारे में मेरे को मेनली बताना था कि ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा अगर आप समझ गए होंगे तो, क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993 है, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, उसमें चैप्टर 2 जो था वो ग्राम सभा के बारे में था और डिटेल में था। मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बताया हूँ, आपको मैं ओवरऑल पूरी कहानी बताया हूँ कि ऐसा ऐसा होता है करके। चैप्टर इसी में चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 वो पंचायत के बारे में बताया गया है कि हमारा पंचायत कैसा होगा, मतलब छत्तीसगढ़ का पंचायत कैसा होगा। अभी तो मैं ग्राम सभा के बारे में बताया, चैप्टर 3 बोलता है पंचायत कैसा होगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में बेसिकली चैप्टर 3 में जो पंचायत के बारे में है, तो 3 टाइप के पंचायत हम लोग देखने को मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में, ठीक है। आपको मैं जैसा बताया कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है, यहाँ पे जनपद पंचायत होता है और यहाँ पे ग्राम पंचायत होते हैं। ये 3 प्रकार के पंचायत हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, बेसिकली देखिए, एक गवर्नर के पास, हमारे जो राज्य का गवर्नर है, उसके पास ये अधिकार होता है कि कोई गांव को ग्राम पंचायत बना सके, या 2-3 गांव को बनाए या 4-5 गांव को बनाए, या उसकी मर्जी है। तो गवर्नर डिसाइड करता है कि कोई ग्राम ग्राम पंचायत बनने के एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा होता है कि अगर कोई गांव ग्राम पंचायत बन गया या फिर कोई भी ग्राम पंचायत है, ठीक है, तो वो ग्राम पंचायत के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। मतलब 100 पॉपुलेशन के बेसिस पे, हर 100 पॉपुलेशन के बेसिस पे एक वार्ड बनता है, एक वार्ड, ठीक है। हर 100 पॉपुलेशन पे एक वार्ड बनाया जाता है और हर वार्ड पे एक पंच को इलेक्शन होता है, ठीक है। तो आप जो जैसे गांव में कभी देखे होंगे, तो पंच का जो चुनाव होता है वो हर वार्ड के लिए होता है और हर वार्ड में 100 लोग होते हैं, ठीक है। तो हर 100 के पॉपुलेशन पे एक एक वार्ड बनाया जाता है। जनरली आपका देखिए, एक गांव मिनिमम, एक ग्राम पंचायत के लिए मिनिमम 10 वार्ड होने चाहिए। 10 वार्ड का मतलब हो गया कि 10 × 100 कितना होता है, 1000, है ना। तो 1000 पॉपुलेशन तो होनी ही चाहिए एक गांव को ग्राम पंचायत बनाने के लिए। मतलब अगर आप देखिए कोई गांव में अगर 1000 लोग नहीं है तो वो एक ग्राम पंचायत नहीं बन सकता, ठीक है। तो ग्राम पंचायत बनने के लिए 1000 लोगों का होना जरूरी है, ठीक है। मैक्सिमम एक कितने भी वार्ड हो सकते हैं क्या,
तो ऐसा नहीं है, कम से कम मतलब एक गांव में 10 से 20 वार्ड हो सकते हैं टोटल, मतलब 2000 तक का आप मान के चलिए कि एक गांव ग्राम पंचायत होता है, तो 10 से 20 वार्ड का। और अगर मान लीजिए कोई गांव है जिसमें थोड़ा पॉपुलेशन ज्यादा है, तो फिर इसको थोड़ा सा कम ज्यादा करते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा ही करते हैं वार्ड को, लेकिन आपका इतना एक मिनिमम है जो कि हर 100 मिनिमम में एक वार्ड पंच बनता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल होता है जनपद पंचायत, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। इसको आप मान के चलिए कि हर 5000 के पॉपुलेशन पे एक जनपद पंचायत वो बनता है, मतलब एक बीडीसी का गठन होता है। जैसे हर 100 के पॉपुलेशन पे एक वार्ड होता है, वैसे हर 5000 के उस पे एक बीडीसी होता है, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कमिटी, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी। ब्लॉक लेवल पे है तो ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी होता है। अगर ऐसा एक मतलब जनपद में टोटल कितने हो सकते हैं, 10 से लेके 25 बीडीसी हो सकते हैं, ठीक है, 10 से 25 बीडीसी, और हर बीडीसी में 5000 लोग, मतलब 50,000 की पॉपुलेशन मिनिमम है एक जनपद को बनाने के लिए, ठीक है। तो जनपद पंचायत 50,000 की पॉपुलेशन में बनती है, और 25 बीडीसी से आप कैलकुलेट कर लीजिए उतना बन सकता है, ठीक है। अच्छा, और तीसरा आपका जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में बेसिकली देखिए हर 50,000 पे, हर 50,000 के पॉपुलेशन पे एक डीडीसी नियुक्त होता है। डीडीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है। तो और एक डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितने ऐसे डीडीसी हो सकते हैं, तो टोटल 10 से लेके 35 डीडीसी हो सकते हैं। मतलब 10 आप मान के चलिए तो 5 लाख हो गया, तो 5 लाख तो मिनिमम पॉपुलेशन है एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो अब आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि पंचायत जो आप कहीं कहीं सुनते हैं कि यहाँ ग्राम पंचायत है, ये जनपद पंचायत है, तो वो क्या होता है। ग्राम पंचायत गांव में होता है, 1000 की मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए। जनपद पंचायत के लिए कम से कम 50,000 की मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, जनपद पंचायत बनाने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत बनाने के लिए कम से कम आपकी 5 लाख की पॉपुलेशन होनी चाहिए। फिर उससे बढ़ता है तो क्या क्या किया जाता है, बीडीसी में बांटा जाता है कि डीडीसी में बांटा जाता है, वो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कैसे कैसे लोग होते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत में जो सबसे ऊपर का अधिकारी होता है या सबसे हेड होता है, उसको सरपंच कहा जाता है, ठीक है, सरपंच। ओके, ये एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है, एक व्यक्ति सरपंच कहलाता है। इससे जो नीचे वाला व्यक्ति होता है उसको उप सरपंच कहते हैं, उप सरपंच, ठीक, वो भी एक ही व्यक्ति होता है। और जो इसके नीचे क्या होते हैं, पंच होता है, ठीक है, पंच होते हैं। और ये पंच कितने हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया 10 से लेके 25 तक एक ग्राम पंचायत में पंच हो सकते हैं, ठीक। आपको मैं पहले भी बता देता हूं कि इनका जो इलेक्शन होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्शन में तीनों का इलेक्शन कभी नहीं होता है ना। इलेक्शन होगा तो सिर्फ सरपंच का इलेक्शन होता है और पंच का इलेक्शन होता है, उप सरपंच का कभी भी इलेक्शन नहीं होता। उप सरपंच का इलेक्शन कैसे होता है ये बता रहा हूं कि देखिए आपका पंच का इलेक्शन हुआ, आप पंच के लिए वोट देने गए, और साथ में आपको सरपंच का भी बोला गया कि कौन सरपंच बनेगा, उसका भी आपने वोट दे के आ गया। तो दोनों के लिए इंसान खड़े होता है, सरपंच के लिए भी और पंच के लिए भी। अब जब जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है तो सारे पंचों को एक साथ बिठाया जाता है। तहसीलदार जो होता है वो तहसीलदार सारे पंचों को एक साथ लेके आता है और पूछता है कि आपको कौन सा पंच पसंद है उप सरपंच पद के लिए। तो उन लोग मेजॉरिटी में डिसाइड करते हैं कि हमारा उप सरपंच कौन होगा, ठीक है, और उन लोग फिर इस अपने अपने में से किसी एक पंच को उप सरपंच बना देते हैं। तो उप सरपंच का कभी भी डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, सरपंच और पंच का चुनाव होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं कि आपका जनपद पंचायत में क्या होता है। जनपद पंचायत में एक चेयरमैन होते हैं, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं चेयरमैन, और इनके नीचे में रहता है वाइस चेयरमैन, ठीक है, वाइस चेयरमैन, मतलब इसको हिंदी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोलते हैं। और इनके नीचे में होता है एक बीडीसी, बीडीसी। और ये बीडीसी कितने हो सकते हैं, तो बीडीसी मैंने जैसे आपको बताया कि बीडीसी टोटल 10 से लेके 25 हो सकते हैं टोटल, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी ये हो। तो ये इनका स्ट्रक्चर ऐसा है। इसमें भी क्या होता है कि इसमें सिर्फ मेंबर का चुनाव होता है, ठीक है, मतलब कभी भी कहीं जनपद पंचायत अगर आपको देखने को मिलेगा तो कभी जनपद पंचायत का अगर चुनाव हुआ तो आप सिर्फ उसके ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी
मेंबर को ही डायरेक्ट इलेक्शन करते हो। फिर क्या होता है कि एसडीओ साहब जो होते हैं, एसडीओ साहब वो क्या करते हैं, जो रेवेन्यू एसडीओ रेवेन्यू होता है वो क्या करता है, जैसे ही चुनाव होता है सारे बीडीसी को एक साथ बुलाता है और बोलता है कि भैया आप लोग डिसाइड करो मेजोरिटी में कि कौन चेयरमैन बनेगा और कौन वाइस चेयरमैन बनेगा। तो ये बीडीसी लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन कौन क्या क्या बनेंगे, ठीक है। और तीसरा जो चुनाव मतलब तीसरा लेवल का जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है। इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो होता है वही होता है चेयरमैन, चेयरमैन एक होता है, फिर एक वाइस चेयरमैन होता है, ठीक है। और इसमें आपका डीडीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी। और ये कितने होते हैं, ये भी 10 से लेके 35 तक होते हैं डीडीसी, ठीक। इनका चुनाव कैसे होता है, तो इनका चुनाव भी वैसे ही होता है कि डीडी कहीं आप अगर डिस्ट्रिक्ट पंचायत देखें, जिला पंचायत, जिला पंचायत का कभी चुनाव होगा तो जिला पंचायत के चुनाव में हमेशा डीडीसी के लिए वोट दिया जाता है। और उन लोग डिसाइड करते हैं, बाद कलेक्टर यहाँ पे बुलाता है, कलेक्टर एक मीटिंग बुलाता है और सारे डीडीसी को बोलता है कि भैया आप बताओ कि आपका वाइस चेयरमैन और चेयरमैन कौन होगा। तो इन लोग सब डिसाइड करते हैं कि आपका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कौन होगा। तो यहाँ पे आपका तहसीलदार था, जो तहसीलदार मीटिंग बुलाया और डिसाइड किया। यहाँ पे एसडीओ रेवेन्यू होता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन ऐसा होगा। और यहाँ पे आपका कलेक्टर होता है जो डिसाइड करता है। तो ये 3 लेवल के पंचायत होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आगे थोड़ा सा और हम लोग कहानी देखते जाते हैं और समझते जाते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा और लंबा चलेगा क्लास, 15-20 मिनट, आधा घंटा और चलेगा। थोड़ा सा ध्यान से आज खत्म कर ही देंगे अपन इसको। तो ये आपका यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्राम सभा का भी समझ में आ गया, पंचायत भी समझ में आ गया कि ठीक है भाई इलेक्शन हो गया, मान लो इलेक्शन हो गया, पंच लोग आ गए, सरपंच भी बन गया, उप सरपंच हो गए, ये सब अपने अपने इलेक्शन जीत जात के आ गए, सब बढ़िया है। अब इन लोग की मीटिंग होती है। अब ऑब्वियसली भाई काम तो करेंगे, खाली ठल्हा बैठने के लिए तो इन लोग बने नहीं है। तो इन लोग क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो इनकी जो सबसे पहली मीटिंग होगी, ठीक है, सबसे पहली जो मीटिंग होगी वो कब होगी, जैसे ही इनका इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके 30 दिन के अंदर में, ठीक है, विद इन 30 डेज इनका इलेक्शन होगा, सॉरी इनका पहला मीटिंग बिठाया जाएगा, ठीक है। और इनको क्या करेंगे, पहला मीटिंग में इन लोग शपथ लेंगे कि हम सही काम करेंगे और जो भी उनका शपथ होगा पद और गोपनीयता का वो शपथ लेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगली मीटिंग कब करेंगे, तो अगली मीटिंग हर महीने करेंगे, एवरी मंथ ये मीटिंग होगा इन लोगों का कि भैया हमको कोई भी डेट पे, महीने के कोई भी डेट पे जनरल मीटिंग होते रहेगा, ठीक है। आपका अगर आप ग्राम पंचायत को बोलेंगे तो सरपंच इस मीटिंग की अध्यक्षता करेगा, ठीक है, सरपंच। अगर आप जनपद पंचायत की बात करेंगे तो जो भी उसका चेयरमैन था वो इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट पंचायत को लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भी जो अध्यक्ष है वो आपका इसकी अध्यक्षता करेगा हर मीटिंग की, ठीक है। अच्छा, ये बस एक इसमें कंडीशन है कि आज की मीटिंग और अगली मीटिंग के बीच में 25 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। हर 25 दिन के अंदर में मतलब मीटिंग कर लो तो ज्यादा बेटर है। और मीटिंग में डिसाइड यही होता है यार, हर मीटिंग में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। ये सब चीज यहाँ पे मीटिंग में ये सब डिसाइड होते रहता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग और उसके बाद आपको मैं कुछ और चीजें बताता हूँ, जैसे कि रिजर्वेशन के बारे में तो मैं बता ही दी। अच्छा, रिजर्वेशन के बारे में आपको ये चीज मैं बता देता हूँ कि कभी कभी आप सुने होंगे कि कुछ कुछ गांव में, अगर आप कभी कभी ध्यान दिए होंगे तो इस गांव में इस बार ओबीसी वाला बंदा वो करेगा, या फिर एससी ही लोग होंगे जो सरपंच बन सकता है। कभी किसी गांव का आप कुछ और सुनते होंगे कि इस बार एसटी जो है वो सरपंच के लिए खड़े हो सकता है और कोई खड़े नहीं होगा। तो ये जो साइकिल चलता है, रिजर्वेशन होता है, इसको लॉट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, बेसिकली साइक्लिक ऑर्डर में इसका चलता है। मतलब जब भी जैसे इसको क्या होता है ना, लॉटरी सिस्टम के तहत लॉट ऐसे निकाला जाता है। जैसे आप जैसे अपन खेलते नहीं थे राजा मंत्री चोर सिपाही टाइप का, कि अपन ऐसे चुटकी चिट निकाले, जिसका जो आया वैसा, वैसे ही टाइप का ऐसे साइक्लिक ऑर्डर चलता है। और एक बार साइकिल मतलब जो चिट निकल गया वो 2 कंजिक्यूटिव इलेक्शन के लिए फिक्स हो जाता है। वो 2 कंजिक्यूटिव इलेक्शन के लिए फिक्स हो जाता है कि वो प्रॉपर वैसा है, ठीक है। तो ठीक है, आपको ये तो समझ में आया होगा, ठीक।
उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में कि अगर ये पंचायत को अगर हटाना है तो क्या कर सकते हैं। अगर रिजाइन दे दिए तो अच्छी बात है, अगर ये खुद से रिजाइन दे दिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनके लिए भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने कभी सुना होगा, मैंने पढ़ाया था कि विपक्ष लाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो इनके प्रति अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया कि भाई इनके में तो मेजोरिटी नहीं है या जो भी, तो इसको हटाया जा सकता है। इसको रिकॉल प्रोसेस से भी हटाया जा सकता है कि इन लोग अगर कोरम वोरम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हटा देंगे, ठीक है। और कभी कभी पंचायत ऑफिशियल, जो पंचायत के सीनियर ऑफिसर हैं, वो भी डायरेक्ट हटा सकते हैं अगर कोई गलत काम करते हुए पाए गए तो, ठीक है। तो बेसिकली ये कहानी है पंचायत वगैरह की। अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है। वैसे तो इसका इलेक्शन वाला भी पार्ट था, लेकिन इलेक्शन वाले में अपन डीप नहीं जाते। अपन अब थोड़ा सा म्यूनिसिपालिटी की तरफ बढ़ते हैं। म्यूनिसिपल, नगर निगम क्या होता है, नगर पालिका क्या होती है, यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, वो है आपका म्यूनिसिपालिटीज। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। म्यूनिसी पहले म्यूनिसिपालिटी के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग पार्ट 9A पे आएंगे, ठीक है। तो म्यूनिसिपालिटीज पे हम चर्चा करते हैं। म्यूनिसिपालिटी क्या है? देखिए, नगरीय निकाय क्या होता है बेसिकली। अर्बन पॉपुलेशन जो होती है, शहर में जो लोग रहते हैं, वो अपने गवर्नेंस के लिए एक बॉडी को इलेक्ट करते हैं, उस बॉडी को म्यूनिसिपालिटी कहते हैं, है ना। इस देश में टोटल 8 प्रकार के म्यूनिसिपालिटीज पाए जाते हैं, ठीक है। इस देश में 8 प्रकार के म्यूनिसिपालिटीज पाए जाते हैं। कौन से म्यूनिसिपालिटी? एक होता है नगर निगम, ठीक है। नगर निगम तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, तो आप समझते होंगे, नगर निगम बोलने से आप समझ जाते होंगे। कुछ नाम आप नहीं समझते होंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिलते, इसलिए आप शायद उनसे रूबरू नहीं होंगे। दूसरा टाइप का जो नगर निगम होता है, मतलब जो म्यूनिसिपालिटी होता है, वो नगर पालिका होती है। तो नगर पालिका जो है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल। इसको म्यूनिसिपल्स बोलते हैं, इसको म्यूनिसिपल काउंसिल बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा जो होता है वो होता है नोटिफाइड एरिया कमिटी, ठीक है, जिसको नोटिफाइड एरिया कमिटी होता है, ये भी एक म्यूनिसिपैलिटी का एक पार्ट है। चौथा होता है टाउनशिप एरिया कमिटी। टाउनशिप एरिया कमिटी ये क्या क्या होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। टाउनशिप एरिया कमिटी। पांचवा जो होता है वो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, जो आर्मी वगैरह होता है, छावनी वगैरह बनता है, तो कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए ये बनाया जाता है। टोटल हमारे देश में 62 कैंटोनमेंट बोर्ड है, ठीक। उसके बाद एक चीज होता है टाउनशिप एरिया। ये टाउनशिप एरिया कमिटी है और ये सिर्फ टाउनशिप एरिया है, ठीक है। उसके बाद एक होता है जैसे कुछ पोर्ट वगैरह होते हैं, जैसे नाव वगैरह का जो होता है ना, तो वो भी एक एरिया पूरा, मतलब एक शहरी इलाका बन जाता है, क्योंकि ऑफिसर्स के बच्चे लोग वैसे लोग रहते हैं, तो पोर्ट एरिया भी बनता है, पोर्ट काउंसिल, ठीक है। और कुछ अदर कमिटियां भी बनती हैं इसके, तो अलग होता है, अदर्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे 8 प्रकार के म्यूनिसिपैलिटीज पाए जाते हैं। इनको संभालता कौन है? तो इनको बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट संभालती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और वैसे तो इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड भी आता है, मतलब डिफेंस का एरिया भी आता है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इसको संभालती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और तीसरा जो इसको संभालती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संभालती है, ठीक है। तो बेसिकली 3 मिनिस्ट्री इस म्यूनिसिपैलिटीज को संभालती है। आपको मैं कुछ कुछ चीजें बताते जाता हूँ, आप थोड़ा सा उसको समझते जाइएगा। नगर निगम के बारे में, नगर निगम क्या होता है? नगर निगम जनरली बड़े शहरों में नगर निगम देखा जाता है। कोई सिटी बहुत बड़ी है, ठीक है, कोई सिटी अगर बड़ी है, बिग सिटी के रूप में जाना जाता है, तो वहां पे नगर निगम का गठन किया जाता है, ठीक है। इसको गठन कौन करता है? तो स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य की विधानसभा वगैरह होते हैं, विधान परिषद, वो इसको डिसाइड करते हैं कि कौन सा सिटी को नगर निगम दिया जाएगा, ठीक है। नगर निगम में होते क्या क्या है? नगर निगम में 3 चीजें होती हैं। नगर निगम की अपनी काउंसिल होती है, ठीक है। नगर निगम की अपनी काउंसिल होती है, जो शहर में क्या कानून चलना चाहिए, क्या कानून नहीं चलना चाहिए, उस कानून को बनाती है वो काउंसिल।
नगर निगम में कमिटियां होती हैं, कमिटियां जो इस कानून को बनाने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। और तीसरा इसका होती है कमिश्नर। नगर निगम का एक कमिश्नर होता है, कमिश्नर, और ये बेसिकली इस कानून को अप्लाई करता है। ठीक है, इस अप्लाई करता है। आप कभी कभी सुने होंगे कि नगर निगम का कमिश्नर है। ठीक है, तो नगर निगम के काउंसिल होते हैं, कमिटी होता है, ये होता है। अब मैं आपको काउंसिल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नगर निगम का जो काउंसिल है, नगर निगम का काउंसिल, ठीक है, उसमें जो सबसे हेड होता है वो मेयर होता है। ठीक है, तो सबसे जो हेड है उसको मेयर कहते हैं। इसका चुनाव होता है, जैसे सरपंच का चुनाव होता है वैसे ही मेयर का भी चुनाव होता है। तो कभी आप नगर निगम में, जैसे बिलासपुर शहर में अगर आप वोट देने गए होंगे तो आप कभी देखे होंगे कि मेयर का भी आपको बटन दबाना पड़ता है कि किसको आप मेयर बनाना चाहते हैं। तो मेयर का चुनाव होता है। ठीक है, इसके नीचे होता है डिप्टी मेयर। ठीक है, इसके नीचे होता है डिप्टी मेयर। इसका भी आपका इलेक्शन होता है, इसका भी इलेक्शन होता है। और बेसिकली इसके नीचे होते हैं पार्षद। ठीक है, पार्षद आपके होते हैं जो वार्ड में होते हैं पार्षद। पार्षद का भी चुनाव होता है, तो आप पार्षद का वोट देते हैं, मेयर का वोट देते हैं। ठीक है, काउंसिल में। ओके, कमिटी बेसिकली यही काउंसिल के जो पार्षद वार्षद होते हैं उनमें से किसी किसी को कमिटी में डाल दिया जाता है। ठीक है, और कमिश्नर बेसिकली एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। आईएएस रैंक का अधिकारी को कमिश्नर बनाया जाता है, और वो क्या करता है, इस जो कानून बनते हैं इस काउंसिल के अंदर में उसको अप्लाई करने में मदद करता है। दूसरा टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं नगर पालिका। नगर पालिका, तो नगर पालिका क्या है? नगर पालिका जनरली छोटे शहरों में पाया जाता है। आप कभी कभी देखेंगे कि छोटे छोटे शहरों में आप देखेंगे नगर निगम नहीं होता, नगर पालिका होता है। तो नगर पालिका छोटे शहरों में होता है। बेसिकली इसको भी स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करता है कि कौन से को आपका नगर पालिका बनाना है। ठीक है, नगर पालिका के भी ऐसे ही होते हैं ऑर्गन्स, उसमें होता है काउंसिल। ठीक है, काउंसिल मतलब क्या होता है कि इसका हेड कौन होगा नगर पालिका का, तो इसका जो जो भी चेयरमैन होगा उसका चुनाव होता है नगर पालिका का भी। उसका जो वाइस चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन उसका भी चुनाव होता है। और आपका मेंबर जो होते हैं उसका भी चुनाव होता है, और इसको भी पार्षद ही कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ नगर निगम में भी पार्षद होते हैं, वैसे नगर पालिका में भी पार्षद होते हैं। तो पार्षद होता है, यहाँ पे भी चेयरमैन होता है नगर पालिका में। इसका कमिटी होती है, तो कमिटी तो बन गया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है इसका? तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बेसिकली नगर पालिका के लिए एसएसओ को बनाया जाता है, स्टेट सर्विस ऑफिसर। जैसे वहां पे आईएएस बनता है जो यूपीएससी से सेलेक्ट होते हैं, यहाँ पे जो बनते हैं वो एसएसओ होते हैं, जो आपके स्टेट सर्विस ऑफिसर मतलब सीजीपीएससी वगैरह से जो सेलेक्ट होके आते हैं, वो उनको बनाया जाता है नगर पालिका का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आगे आता हूँ और आपको तीसरी कहानी बताता हूँ। तीसरी अब जल्दी जल्दी बताता हूँ, जल्दी जल्दी, क्योंकि ये दो चीज मेन था, वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताया। नोटिफाइड एरिया। नोटिफाइड एरिया क्या होता है? ऐसे शहर, ऐसे शहर जो ना नगर निगम बन सकते हैं, ना नगर पालिका बन सकते हैं, मतलब बड़ा तो है ही नहीं तो नगर निगम बन ही नहीं सकता, छोटा है लेकिन नगर पालिका बनने के भी लायक नहीं है। ठीक है, और बेसिकली ये जो सिटी है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। मतलब ऐसे जो जगह आप कई कई बार जगह देखे होंगे कि कुछ जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया को वो लेकिन नगर पालिका बनने के लायक नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है? नोटिफाइड एरिया बना दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? गैजेट में नोटिफाई करती है और उसको नोटिफाइड एरिया बना देती है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी आपके दिमाग में आता होगा कि सर कोई जगह को शहर बोलने के लिए क्या जरूरी है? तो कोई भी जगह शहर बनने के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी 75% से अधिक जो जगह है वो नॉन एग्रीकल्चर होना चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर, अगर वो सिर्फ 25% ही ऐसा है जो एग्रीकल्चर है, उससे अगर ज्यादा होगा तो वो सिटी नहीं कहलाएगा, है ना, वो ग्रामीण इलाका ही कहलाता है। तो 75% से ऊपर नॉन एग्रीकल्चर, या फिर 400 घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी 400 के ऊपर होनी चाहिए, तब उसको सिटी घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपको ये भी समझ में आया होगा। वैसे नोटिफाइड एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो बिल्कुल इसमें कोई चुनाव उनाव नहीं होता, पूरा का पूरा नॉमिनेट किया जाता है, इसीलिए इसको नॉमिनेटेड बॉडी भी कहा जाता है, नोटिफाइड एरिया को। आपको मैं बता देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन, टाउनशिप एरिया। टाउनशिप एरिया कमिटी।
टाउनशिप एरिया कमेटी क्या होता है, ये बेसिकली देखिए ना ये नगर निगम होते हैं ना नगर पालिका होते हैं, ना इसके पास कोई इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी इसको उप नगर पालिका कहा जाता है। ठीक है, उप नगर पालिका, पालिका। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे रोड है, लाइट है, सीवरेज है, सब कुछ है अपना। नगर पालिका एक्ट के तहत ही इनको लाया गया रहता है, और इसमें भी जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो पूरे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इसलिए इसको ब्यूरोक्रेसी का एक्सटेंशन कहा जाता है टाउनशिप एरिया कमेटी को। इसके बाद आपको मैं फिफ्थ बता देता हूँ, कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड का मतलब आप समझते होंगे कि जहाँ पे आर्मी का एरिया है। अब आर्मी के एरिया में कई कई बार सिविलियंस भी रहते हैं वहां पे, सिविलियंस। तो जो सिविलियंस हैं और आर्मी है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा लाया जाता है कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका टाउनशिप एरिया है। टाउनशिप एरिया बेसिकली पीएसयूज में लाया जाता है। टाउनशिप एरिया पीएसयूज में लाया जाता है। जैसे आप भिलाई स्टील प्लांट देखे होंगे, भिलाई स्टील प्लांट क्या है, एक पीएसयू है, बहुत बड़ी है ना, सेल है, बहुत बड़ी पीएसयू है। तो भिलाई का अपना एक सेक्टर होगा, वहां पे लोग रहते होंगे जो वहां काम करते हैं, उनका अपना एक कॉलोनी होगा, तो वो टाउनशिप, वो कॉलोनीज को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उस एरिया को टाउनशिप एरिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद पोर्ट काउंसिल वगैरह भी होता है, जो पोर्ट मतलब जहां नाव वगैरह रखते हैं, तो वहां कभी आसपास वाले एरिया को पोर्ट काउंसिल बना दिया जाता है। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ पोर्शन, ये वाला पोर्शन समझ में आया क्या, कि इंट्रोडक्शन समझ में आया, नगर निगम क्या होता है, पालिका क्या होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको अब बस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ पार्ट 9A से, क्योंकि आपने पार्ट 9 तो पढ़ ही रखा है। पार्ट 9A के बारे में बता देता हूँ। पार्ट 9A हमारे संविधान में लिखा हुआ है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। जैसा कि आपको पार्ट 9 याद होगा, वो 243 से 243 O तक चला था। तो ये O के बाद आपका 243P से स्टार्ट होगा, 243P से, और ये 243Z तक चलेगा, फिर Z के बाद ZA, ZB, ZC, ZG तक चलेगा। तो ये इतना टोटल आर्टिकल है आपका पार्ट 9A में। इतने सारे आर्टिकल आपको याद रहे ना रहे वो मतलब नहीं है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हम छत्तीसगढ़ में क्या अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, म्यूनिसिपल्स, म्यूनिसिपल्स इन छत्तीसगढ़। म्यूनिसिपल्स इन छत्तीसगढ़ क्या क्या है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार के म्यूनिसिपल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका नगर पालिका निगम, मतलब नगर निगम है ना, नगर निगम है, और हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 13 ही नगर निगम मौजूद है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में नगर निगम के अलावा नगर पालिका भी है, तो नगर पालिका को भी लिख देता हूँ, नगर पालिका। और ये नगर पालिका बहुत मात्रा में है, ओवरऑल 44, तो कुछ दिन पहले से, अभी अपडेटेड मेरे को पता नहीं, लेकिन नगर पालिका 44 तो थे। नगर, इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत है। जैसे मैंने आपको पंचायती राज में बताया कि 3 टाइप के हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, जनपद और डिस्ट्रिक्ट, जिला पंचायत और आपका ग्राम पंचायत। वैसे ही म्युनिसिपल्स में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 3 चीज पाए जाते हैं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। नगर पंचायत टोटल 113 थे उस समय, अभी का मेरे को पता नहीं। ठीक है, तो ये है, अभी 44 और 113 याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि 13 नगर निगम कौन से हैं। तो मैं आपको 1 मिनट के अंदर में आपको याद करा देता हूँ कि 13 नगर निगम कौन से हैं। आपको मैं एक छत्तीसगढ़ का ऐसे ही रफ मैप बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ का रफ मैप बना दिया, ये हो गया। यहाँ से मैं ऐसा क्या बोलते हैं, हाँ रुक जाओ, ठीक है, चलिए यहाँ से हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और ये ऐसा काट देते हैं, ये आपका हो गया, ये 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 और ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका रफ डायग्राम छत्तीसगढ़ का, जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं बताता हूँ याद करने का तरीका। देखिए, यहाँ पे कोरिया जो जिला है, यहाँ पे एक नगर निगम है जिसको बोलते हैं चिरमिरी। चिरमिरी एक नगर निगम में आता है, और यहाँ पे खुद अंबिकापुर है, तो अंबिकापुर एक नगर निगम में आता है। दूसरा, अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये आपका बिलासपुर है, ऊपर गोरला पेंड्रा मरवाही, तो आपका बिलासपुर एक नगर निगम में आता है।
आप ऊपर देखें कोरबा जांजगीर चांपा में, तो कोरबा आपको मिलेगा नगर निगम, और आपको रायगढ़ नगर निगम मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस एरिया में आएंगे तो यहाँ पे आपको राजनांदगांव नगर निगम मिलेगा। दुर्ग में आपको 3 मिलेगा, दुर्ग, भिलाई और चरोदा, ये 3 नगर निगम एक दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। रायपुर में भी 2 नगर निगम है, एक खुद रायपुर और एक यहाँ पे बीर गांव यहाँ पे नगर निगम है। और उसके अलावा यहाँ पे आपका धमतरी एक नगर निगम में मौजूद है, तो यहाँ पे धमतरी में नगर निगम डाल देता हूँ। और नीचे साइड में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही नगर निगम है, वो है आपका जगदलपुर, तो यहाँ पे जगदलपुर में बना देता हूँ। तो ये टोटल 13 नगर निगम है जो हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जा मतलब बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए 13 आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, बहुत आसान तरीके से बनाया गया है, ठीक है। बस मैं आपको 5 मिनट में इन लोगों का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ तीनों का। लाइन से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, है ना, यहाँ पे पंचायत लिख देता हूँ, ठीक। तो नगर निगम में जो सबसे उच्च अधिकारी होगा उसको मेयर कहते हैं, है ना, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पे जो होगा उसको चेयरमैन कहते हैं, और यहाँ पे भी जो होगा उसको चेयरमैन कहते हैं। यहाँ पे जस्ट मेयर के बाद जो नीचे होगा उसको वाइस चेयरमैन ना कह के स्पीकर कहते हैं, यहाँ का स्पीकर। और बेसिकली यहाँ पे भी इसको वाइस चेयरमैन कहते हैं, वीसी, और यहाँ पे भी वाइस चेयरमैन होता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं इनको पार्षद कहा जाता है, ठीक है, पार्षद। और वैसे यहाँ पे भी पार्षद है, यहाँ पे भी पार्षद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी मेंबर्स होते हैं, सिर्फ पार्षद ही नगर निगम के मेंबर नहीं होते। पार्षद के अलावा कुछ लोग स्टेट गवर्नमेंट से भी नॉमिनेट होते हैं। 6 लोग ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। यहाँ पे 4 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, यहाँ पे 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो बाय डिफॉल्ट मेंबर बन जाते हैं नगर निगम के, मतलब जैसे आपके लोकसभा के सांसद हो गए। अब सांसद इतना बड़ा चुनाव जीते तो ऑब्वियसली अपने नगर निगम के तो वो बाय डिफॉल्ट मेंबर होंगे ही। आपके राज्यसभा के जो एमपी होंगे अगर उस एरिया के पर्टिकुलर, है ना, अपने एरिया के, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। लोग लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के जो अपने एमएलए होंगे वो भी इसके बाय डिफॉल्ट मेंबर होंगे, और ये इसमें भी लागू होता है और वो इसमें भी लागू होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको ये चीज बताना था। टेन्योर इन लोगों का सबका 5 साल ही रहता है, जब तक चल जाए इन लोगों का। रिजर्वेशन वैसा ही है, पॉपुलेशन के आधार पे SC/ST रिजर्वेशन मिलता है, वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिलता है, और डिपार्टमेंट्स भी इनके बटे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार आपका नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका कंप्लीट होता है। और आपका पार्ट 9A, पार्ट 9 और जितना मैं बता सकता था उतना बताया। हालांकि इसको और डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो कोई एग्जाम स्पेसिफिक हो सकता है। अभी हम लोग पूरा एक ओवरव्यू देख रहे थे, तो ब्रीफ में आपको इतना जानकारी मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। आप लोग बताइए ये पूरा समझ में आया क्या? मेरे ख्याल से अब हम लोग को क्लोज करना चाहिए। तो इस प्रकार आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर पार्ट जितना हो सकता था मैं उतना बता दिया। 10 क्लासेस लगे, लगभग 10 हफ्ते चले हैं हमारे क्लास, और 10 हफ्ते में ये मिल गया। आपको कभी भी रिवाइज करना होगा किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये सारे वीडियोस मेरे हमेशा के लिए यूट्यूब पे रहेंगे और फ्री ऑफ मतलब ऐसे रहेंगे, तो आप कभी भी एक्सेस करके इसको आराम से देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्लोज करते हैं इसको।